जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हंटर एकेडमी यानी कि हंटर एसएससी पर। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम भारत का संवैधानिक विकास जानेंगे, कैसे विकास हुआ इसका। ठीक है, इससे पहले हमारी 2 वीडियो अनुसूची और भाग हमने करा दिए थे। 10 मिनट में आप उस वीडियो को 2 बार देख सकते हो और रिवीजन भी हो जाएगा, और मैं कहता हूँ वो 10 मिनट में ही आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही बोलते रहना, उन वीडियो में आपको अनुसूची और भाग याद हो जाएंगे, इतना मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। तो देखिए, संविधान क्या है। संविधान तो संविधान नियमों अथवा कानून का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर हम किसी देश का शासन, जो भी शासन है उसको हम संचालित करते हैं या चलाते हैं। भारत का भी अपना एक संविधान है। तो भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत हम निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझते हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में जो भी नियम बनाए हैं या जो भी संग्रह है हमारा कंप्लीट, तो वो कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत ही निर्मित होता है। तो यहाँ से शुरू होगा हमारा कंप्लीट। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, एग्जाम में एक प्रश्न बनता ही है। तो ये इस क्लास में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं चीजों को। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 1773 से 1853 तक चला। ठीक है, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में आया, चार्टर एक्ट 1813 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1833 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया। और इसके बाद आता है ब्रिटिश ताज के शासनीय जो पारित अधिनियम थे वो, यानी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, और ऐसे ही फिर चलते गए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ये हम कंप्लीट अब पढ़ते हैं किसमें क्या हुआ है, ये सब हम जानेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। और इस अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकाल परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था के तहत ही वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे। ये आप पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत ही मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के जो गवर्नर थे जनरल के अधीन कर दिया गया था इसमें। यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो मद्रास और बंबई थी उसके जो गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जो जनरल था उसके अधीन कर दिया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में बंगाल यानी कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजाम्पे। उसमें जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लिमेस्टर तथा हाइट। पहले मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सर एलिजा एम्पे, और अन्य न्यायाधीश पूछ ले तो 3 थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर तथा हाइट। चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसमें, इस व्यवस्था के तहत ही कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत ही कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। और इसके बाद आया एक एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि 1781 में आता है ये। 1781 में आया ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो रेगुलेटिंग जो 1773 था, इसकी एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था इसी एक्ट के द्वारा। ठीक है, और फिर आता है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया।
तो इसके तहत भारत में कंपनी के कार्य और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया, और इसी के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। और भारत में कंपनी द्वारा जो शासित क्षेत्र थे, इनको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था, ध्यान रखना। और इस एक्ट के तहत ही भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना। और कंपनी का जो वाणिज्य संबंधी मामले की जो देखरेख थी, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल बना दिया गया, और जो राजनीतिक मामले थे उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, ठीक है, यानी कि नियंत्रण बोर्ड। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका इसमें 1786 का अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल था, उसको विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियों भी जो थी वो प्रदान कर दी गई थी, और ये दोनों अधिकार सबसे पहले कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे, याद रखना, ठीक है। कॉर्नवालिस ने ये अधिकार प्राप्त किए थे, ध्यान रखना दोनों। और फिर नेक्स्ट है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी हम जानते हैं। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, ध्यान रखना। इसके बाद आया इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन से व्यापार रहेगा और कंपनी का भारत में चाय के साथ भी व्यापार रहेगा, ये एकाधिकार था वो जारी रहा, ठीक है। तो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ था, ध्यान रखना। तो 1813 का चार्टर एक्ट क्या हुआ, कंपनी के जो भी कंपनी द्वारा क्या होता है कि भारत में जो व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। लेकिन कंपनी को चीन से व्यापार करने की तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। और इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था भी की गई। ये भी ध्यान रखना पॉइंट, ठीक है। पूछ लेगा कि शिक्षा और विकास पर खर्च करने के लिए किस अधिनियम या किस चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई थी, तो 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस एक्ट के तहत ही क्या होता है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, अथवा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ये ध्यान रखना आपको। 1833 का चार्टर एक्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसके द्वारा कंपनी के समस्त यानी कि सारे व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया, और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ये इसमें। और क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था, इसकी परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य को शामिल किया गया, और जो पहला सदस्य था वो था मैकाले। ध्यान रखना, सबसे पहले मैकाले को शामिल किया गया था कानूनी सदस्य के तौर पर। और इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही सब प्रसिद्ध गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया जाता है। और 1833 चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझाया जा सकता, ये भी इसमें कहा गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही दास प्रथा को, ध्यान रखना, दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया, तथा 1843 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इसके तहत भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान भी इसी में किया गया था, ध्यान रखना है आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया, और 1843 में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया था, 1843 में। इसके तहत ही भारतीय कानूनों के समेकन और जो संहिताकरण था उसके लिए एक विधि आयोग की स्थापना करने के लिए एक प्रावधान भी इसी में दिया गया था, ठीक है।
और नेक्स्ट है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। ये अंतिम चार्टर एक्ट है। 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट है और इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था कर दी गई और विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और 1853 चार्टर एक्ट के तहत ही सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है 1853 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था कर दी गई। विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। वहीं 1853 चार्टर एक्ट के तहत ही सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया था। और फिर आया इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। ध्यान रखना, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम और इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है और 1784 के जो ईस्ट इंडिया एक्ट था द्वारा जो लागू हुआ था द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय के नाम से जाना जाने लगा और जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश ताज का जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। ठीक है, ध्यान रखना है भारत का जो गवर्नर जनरल था अब भारत का वायसराय के नाम से जाना जाने लगेगा, ये ध्यान रखना है, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, ये ध्यान रखना। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे और 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के जो राज्य सचिव पद का सृजन कर दिया गया इसमें, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नियत थी। ध्यान रखना ये पॉइंट। रिवीजन के लिए वीडियो को फिर से स्पीड में बढ़ा करके देख लीजिएगा, सबसे बेस्ट है। बाकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट मिलेगी, कंबाइंड पीडीएफ बोलते हैं जिसे। ठीक है, इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके द्वारा जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी ना, इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई। तो ध्यान रखना नोट करके कि 1862 में कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों यानी कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था कैनिंग द्वारा 1862 में। ध्यान रखना, ठीक है। और वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। और इस अधिनियम द्वारा ही वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। अब वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति भी प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना और नोट कर लो। 1862 में ही बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। इसके बाद ही आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी जाती है और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना। और इसमें एक पॉइंट और है 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था ना, इसी में जो सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये ध्यान रखना। और इसके बाद आता है आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, जो कि मिंटो तत्कालीन वायसराय थे और मार्ले थे राज्य सचिव। ध्यान रखना, मिंटो थे इसमें वायसराय हैं और मार्ले थे सचिव, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है एग्जाम में, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 का। ठीक है, ये दो बार देख लेना या नोट कर लेना। अब इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, और पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान कर दिया गया। तो नोट करके लिख लीजिए
के जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया। ठीक है। और इस अधिनियम ने केंद्र तथा प्रांत विधान जो शक्तियां थी उनको बढ़ा दिया और परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा जो भी प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दे दिया गया था। ये भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट है इसमें कि इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट है, इसी अधिनियम द्वारा ही इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया, जिसमें मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो मिंटो को, लॉर्ड मिंटो। ठीक है। और ये है आपका दूसरा जिसको हम महत्वपूर्ण मानेंगे, 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम जानते हैं और इस समय जो मांटेगू थे वो भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अब प्रांतों में जो आंशिक उत्तरदायी शासन था, द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है। और द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनेल कर्टिस था। ध्यान रखना, द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? लियोनेल कर्टिस। ठीक है। और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, एक तो हस्तांतरित और एक थी आरक्षित। ठीक है। हस्तांतरित और आरक्षित दो विषयों में इसको बांट दिया जाता है और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। अब इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है। क्या हुआ था? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित कर दी गई पहली बार और इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि कर या आय के आधार पर सीमित संख्याओं में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया था। ध्यान रखना। अब क्या होता है कि सांप्रदायिक आधार पर जो सिख थे, भारतीय ईसाई थे, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए भी एक अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया और 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत ही पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, उत्तरदायी शासन का। ठीक है। और इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। तो नोट है, ध्यान रखना, नोट करके सुनना कि 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था ली आयोग की सिफारिश पर। ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी में 1919 भारत शासन अधिनियम में कि इसके अंतर्गत ही एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। और इस अधिनियम के तहत ही भारत ये जो रियासत थी इनके लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल की व्यवस्था कर दी गई। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। और इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह एक विस्तृत दस्तावेज था। ठीक है। जिसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। अब कुछ प्रांतों में द्वैध सदनात्मक व्यवस्था थी, कुछ प्रांतों में थी वो। ठीक है। अब बात करें हम तो देखिए कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांत बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम। कौन कौन से प्रांत है? बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल और संयुक्त प्रांत और असम। इनमें विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हो गई। अब इस अधिनियम 1935 के जो अधिनियम था इसके तहत ही वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसने भारत
शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना। और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया, यानी कि अलग कर दिया गया, और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हो गया। इस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक वर्ष 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है, ध्यान रखना। और इसके बाद आया 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना कर दी गई। ठीक है। और इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति थी। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। और प्रत्येक अधिराज्य द्वारा अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था कर दी गई थी। तो हमने आपको जो चार्टर एक्ट थे कंप्लीट हमने एक ही वीडियो में करा दिए। देखिए, इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए, फिर दोबारा थोड़ा स्पीड बढ़ा करके फिर से देख लीजिए रिवीजन के तौर पर दूसरे तीसरे दिन, ये आपको याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट टू फैक्ट है सारी चीजें, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं होता आपके लिए कि कुछ समझाना पड़ेगा। दो बार आप इन्हें देखोगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप नोट कर लो तो और बेहतर है इन चीजों को। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पीडीएफ से सबसे बेस्ट है। पीडीएफ नहीं पढ़ पाओगे, वीडियो को दोबारा स्पीड में चला के आप देख लो। आपने कहीं से पेड कोर्स में भी पढ़ा होगा, बहुत सी चीजें छोड़ रखी होंगी, मैंने आपको पूरा कवर करा दिया। प्रश्न यहीं से बनेंगे, इसे बाहर नहीं बनते हैं प्रश्न। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट क्लास में हम।